हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग जो है पॉलिटी को कंप्लीट करना है हमें, है ना। तो आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं साइलेंट ऑफ दी, है ना। साइलेंट फीचर पढ़ना है अपने को कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि इंडिपेंडेंस होने के बाद जितना भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना उसका पूरा स्ट्रक्चर सबको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट से कंप्लीट किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका साइलेंट फीचर। देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, पिछले लेक्चर में पढ़े हैं ना पूरा डिटेल में कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया। अब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इतना माना जाता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदीएस्ट है, लेंदी है, बहुत ज़्यादा क्या है, लेंदी है। तो ये तो नहीं कि सब जितना भी उसमें आर्टिकल्स ऐड हुआ है ना, शेड्यूल जो है, पार्ट्स सब ऐड हुआ है कि सब लोग अपने ही मन से जैसा है वैसे डाल दिए, ऐसा नहीं है। तो उस जितना भी आर्टिकल जोड़े गए थे उसको कहीं ना कहीं से क्या किया था, बोरो किया था, है ना, कहीं ना कहीं से बोरो किया था। जैसे कि फ्रांस हो गया तो वहाँ से रूल ऑफ लॉ जैसे भी लाया गया है ना, समझ रहे हो। तो इस तरीक़े से जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट जोड़ा गया था वो कहीं ना कहीं से बोरो किया गया था, जहाँ से हमारे जो फोर्थ फादर उसको लगा कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये पार्ट है वो वहाँ के लोगों के लिए बेस्ट है, तो उन्होंने सोचा कि इसको इंडिया में इंक्लूड किया जाए। तो इस तरीक़े से बहुत सारे आर्टिकल को दूसरे कंट्री के वहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से बोरो किया गया था, ठीक है। तो इसी एस्पेक्टों को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो सोर्सेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन का उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश से पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश से क्या क्या बोरो किए हैं, है ना। तो पहला तो क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब यहाँ है कि जो पार्लियामेंट्री है, जो लोकसभा है ना, जो लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट हैं, जो तीनों मिलके क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं ना, पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। रूल ऑफ लॉ को वहीं से बोरो किया गया था कि जो लॉ है, जो नियम कानून है, उससे ऊपर कोई नहीं है और पूरा जो देश चलेगा वह एक सेट ऑफ रूल से चलेगा। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट किया गया था, है ना। सिंगल सिटीजनशिप जैसे कि इंडिया है ना, एक इंडिया मान लो और यहाँ पर छत्तीसगढ़ मान लेते हैं। तो इंडिया जो सिटीज़न होगा डायरेक्ट इंडिया का होगा, ना कि छत्तीसगढ़ का जो सिटीजनशिप लेके रहेगा। छत्तीसगढ़ उसका डोमिसाइल है, ठीक है, लेकिन जो सिटीजनशिप रहेगा एज अ होल रहेगा, है ना, होल रहेगा। फिर कैबिनेट सिस्टम लाया गया था। कैबिनेट सिस्टम जिससे कि जो मेन बॉडी हो गया, चाहे होम अफेयर्स का हो गया, चाहे और बोल सकते जैसे कि डिफेंस हो गया, है ना, इकोनॉमी का हो गया। तो जो मेन है उसको जो कैबिनेट सिस्टम में लाया गया था इसमें। उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं कि पार्लियामेंट्री जितना भी मिनिस्टर्स हैं, एमएलएस हैं, एमपीस हैं, उसको कुछ ना कुछ क्या है, प्रिविलेज दे के रखे हैं, है ना। बाई कैमरलिज्म लाया गया था, जैसे कि लोकसभा हो गया, है ना, राज्यसभा हो गया। सेम ऐसे ही स्टेट में भी चल रहे हैं अभी तक जो है। पूरे स्टेट में ऐसा नहीं है बाई कैमरलिज्म लागू हुआ है, तो कुछ स्टेट में बाई कैमरलिज्म है और कुछ स्टेट में नहीं है, ठीक है। तो ये तो इतना रहा जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वहाँ से ब्रिटेन से बोरो किए हैं। और इसका जो पीडीएफ चाहिए वो इस टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा। और इस क्लास के बाद, है ना, जैसे क्लास अपलोड होता है उसके बाद आप लोगों को दिया जाएगा प्रैक्टिस सीट, उसको प्रैक्टिस करना है, वो भी इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ब्रिटेन से बोरो किए थे, सेम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी बोरो किए। जैसे कि डीपीएसपी है ना, कि जैसे कोई भी अगर गवर्नमेंट रूल बनाएगा तो जो जनता है वहाँ के उसको एस्पेक्ट में लेके रूल बनाएगा, ठीक है। तो एक गाइडिंग बोल सकते हैं इसको, है जो डीपीएसपी है वो एक गाइड करता है किसको, गवर्नमेंट को, कि कौन सा रूल बनाना है, किस एस्पेक्ट से रूल बनाना है, ठीक है। उसके बाद मेथड है प्रेसिडेंट का, जो इलेक्शन का मेथड होगा, नॉमिनेशन होगा मेंबर जो राज्यसभा में, उसका किस तरीक़े से होगा, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सेम एस्पेक्ट में बात करें यूएसए से क्या लिया गया था, फंडामेंटल राइट अभी जो पढ़ते हैं ना, आगे लेक्चर आने वाले हैं उसमें हम लोग फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट को लिया गया था। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत एक देश को एक आगे की तरफ लेके जाता है
है ना। जैसे कि गवर्नमेंट कुछ भी रूल बना दिया, गवर्नमेंट कुछ भी अपने मन मर्जी से मान लो कि रूल बना दिया गया, तो उसको चेक करने के लिए कि ये सही है कि गलत है, तो इसके लिए जो एक जुडिशरी है उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इम्पीचमेंट जैसे कि प्रेसिडेंट को हटाना हो तो उसके लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है, तो उसको भी यूएसए से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू है ना, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जो भी जजेस हैं और उसका जो पोस्ट है, और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है साथ में। तो इतना सब चीज़ कहाँ से लिया गया था, यूएस से लाए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, यहाँ से क्या क्या लिए थे, फेडरल स्कीम लिए थे। फेडरल मतलब जैसे कि अपने पास है क्या है, सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल बॉडी, है ना। तो ये एक फेडरल में है, फिर जिसे बोलते हैं फेडरलिज्म, है ना। तो ये सेंट्रल में जो पावर है ना वो डिवाइड है, सेंट्रल का पावर आधा स्टेट में है, फिर कुछ लोकल गवर्नमेंट में है, तो फेडरल स्कीम लाया गया था। गवर्नर का ऑफिस लाया गया था। जुडिशरी है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन है, जितना भी जो ग्रुप ए ऑफिसर्स का जो अपॉइंटमेंट सेलेक्ट होते हैं एग्ज़ाम के थ्रू वो होता है। इमरजेंसी प्रोविज़न, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल जितना भी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए थे। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक, इसको एक्चुअली ना रिवाइज़ करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज़ करोगे तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था, कंकरेंट लिस्ट लाया गया था, कि जैसे कि कंकरेंट लिस्ट मतलब क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना लिस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना पाएगा इस रेस्पेक्ट में, है ना। तो कुछ सेट ऑफ लिस्ट है, जैसे कि सेंट्रल लिस्ट अलग होगा, स्टेट लिस्ट अलग होगा, फिर कंकरेंट लिस्ट अलग होगा। कंकरेंट मतलब जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके बना सकते हैं, है ना। जो भी रूल है, नियम है, दोनों मिलके बना सकते हैं कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, जो कि शेड्यूल कौन से शेड्यूल में आता है, 7th शेड्यूल में आता है। ज्वाइंट सीटिंग हो गया पार्लियामेंट का, अगर मान लो कि जो रूल्स बन रहे हैं पार्लियामेंट में, अगर वो क्या हुआ कि पास नहीं हो पा रहा है ना, जिसमें डेड लॉक हो गया, तो क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके क्या करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं और उसको सर्वसम्मति से उसको क्या करते हैं, पास करते हैं। एक चीज़ और, जो ज्वाइंट सिटिंग है उसको हेड कौन करता है, स्पीकर करते हैं, है ना। स्पीकर कौन है, जो लोकसभा का जो मेन है, और स्पीकर ही ज्वाइंट सिटिंग को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। आगे बढ़ते फिर जर्मनी से क्या क्या लिया गया था, जर्मनी से लिया गया था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी में जो फंडामेंटल राइट है उसको यहाँ पे सस्पेंड कर सकते हैं, ऐसा लिया गया था जर्मनी से। ठीक है, फिर कनाडा से देख लेते हैं। कनाडा से लिया गया था फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी तो है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ये भी है, तो क्या जो पावर होगा वो सेंट्रल के पास थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू स्टेट, तो ये कनाडा से लिया गया था। ठीक है, डिसाइडरी पावर टू द सेंट्रल अपॉइंटमेंट, वही है अपॉइंटमेंट ऑफ सेंटर स्टेट्स का गवर्नर बाय दी सेंट्रल। तो जो स्टेट में जो गवर्नर अपॉइंट होगा, कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट नहीं करने वाला, उसको अपॉइंट करेगा कौन, सेंट्रल अपॉइंट करेगा। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे बोला गया था। फिर फ्रेंच से ले लेते हैं कि जैसे कि आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी, जो प्रेम्बल पढ़ेंगे उसमें सब पार्ट आएगा, उसको लिया गया था कहाँ से, फ्रेंच से। और इन सब का मीनिंग, चाहे लिबर्टी का क्या होता है, इक्वलिटी का क्या होता है, ये सब आने वाले लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया। आगे बढ़ते हैं फिर यूएसएसआर, ये जो रशिया है, पहले क्या था, यूएसएसआर था, है ना, रशिया ही यूएसएसआर था पहले, तो वहाँ से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी का अगर देखें तो ये जो है कोर्ट में इसको, है ना, कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी जो है, और साथ में डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी को कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट को हम लोग अपील कर सकते हैं थ्रू किसके थ्रू, रिट्स के थ्रू। ठीक है, रिट्स के थ्रू। आगे सब पढ़ेंगे सब चीज़ को, जस्ट नॉलेज के लिए बताते जा रहे हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस है कि सोसाइटल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि प्रियम्बल में ऐड किया गया था। इसको कहाँ से लिया गया है, सब यूएसएसआर से लिया गया है। अब ऑप्शन में आ सकते हैं दोनों, अगर यूएसएसआर आया, है ना, यूएसएसआर आया और रसिया पूछ दिया, तो अपने को यहाँ से यूएसएसआर लेना है। क्यों, क्योंकि जब उस समय लिया गया था तो उस समय क्या था, यूएसएसआर था, और रशिया बाद में बना है ना, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना है। और अगर यूएसएसआर ना दे के सिर्फ रशिया दे दिया है तो रशिया को ऑप्शन लगाना है। ठीक, उसके बाद
साउथ अफ्रीका को देखते हैं। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है उसको साउथ अफ्रीका से लिया गया था। इलेक्शन मेंबर जो होगा, इलेक्शन होगा किसका, मेंबर होगा राज्यसभा का, तो उसको भी कहाँ से लिया गया था, साउथ अफ्रीका से लिए गए थे इसको। तो इतना जो इसका फीचर्स ही पढ़ रहे हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जो बोरो किया गए थे, है ना, बोरो किए थे, तो ये सब चीज़ पढ़े यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं जिसमें और फीचर्स हम लोग समझते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। जब इनिशियली, है ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली बना तो उस समय प्रियम्बल था और 395 आर्टिकल्स थे। उसे कितने पार्ट्स में, 22 पार्ट्स में उसको डिवाइड किए थे और 8 शेड्यूल में उसको तोड़ दिए थे, है ना। तो 8 शेड्यूल में भी अलग से डिवाइड किए थे। लेकिन करेंटली अगर बात करो, अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 470 आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल है, करेंटली ये है, ठीक है। फिर अगला फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या, कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगा, स्टेट गवर्नमेंट में भी होगा और लोकल गवर्नमेंट में भी होगा। तो फेडरल सिस्टम का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट भी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगा और लोकल गवर्नमेंट भी होगा। और इसमें जो पावर है वह क्या होगा, डिवाइड होगा। अब यहाँ पे बोला है कि फेडरल सिस्टम होगा विथ यूनिटरी बायस में, है ना। यूनिटरी बायस इसका मतलब क्या होगा कि जो सेंट्रल है, सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर होगा एज़ कम्पेयर टू स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट से। समझ रहे हो, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस का मतलब ही यही होता है कि सेंट्रल के पास कुछ ज़्यादा ही पावर होगा एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना कि जो फेडरल है ना, फेडरेशन हो गया, फेडरल हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे यूज़ नहीं हुआ है। और जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 क्या बोलता है, डिज़ाइन इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। 2 टर्म होता है, देखो यहाँ पे 2 टर्म होता है, उसे अपने को यहाँ पे समझना है। एक होता है यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, और एक होता है फेडरल ऑफ स्टेट, फेडरल ऑफ स्टेट, फेडरल बोलो या फिर फेडरेशन बोलो, ठीक है। अब देखो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है और फेडरेशन जो ऑफ स्टेट है इसका मतलब क्या होता है। फेडरेशन में क्या होता है कि जितना भी स्टेट हैं, स्टेट मिलके एक सेंट्रल को फॉर्म कर रहे हैं। याद रखना, जितना स्टेट हैं, जैसे एग्जांपल लेंगे हम लोग किसका, यूएसए का। यूएसए में क्या होता है कि जितना भी स्टेट मिलके बना है, ये पूरा स्टेट है, मान लो ये पूरा स्टेट है, ये स्टेट मिल के एक क्या बनाएंगे, सेंट्रल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेंट्रल बनाएंगे। तो इसे बोलते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है, यहाँ पे यूनियन स्टेट में डायरेक्टली जो यूनियन है वो मिलके स्टेट में जो पार्ट बाई पार्ट में कोई ये जियोग्राफिकल एरिया है, ये एक पार्ट में डिवाइड होगा। ये क्या होता है, ये यूनियन है। लेकिन फेडरेशन में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट आके, या फिर बोल सकते हैं कि एक एग्रीमेंट हो रहे हैं, एग्रीमेंट से एक जैसे कि 23 स्टेट है तो 23 स्टेट मिल के बना रहे हैं। क्या करें, मिल के बना रहे हैं, क्या सेंट्रल बना रहे हैं। लेकिन यूनियन में मान लो वही 23 स्टेट हैं, तो यूनियन में क्या होगा कि एक जो ये जो पूरा टोटल एक जियोग्राफिकल एरिया है, वे अलग अलग पार्ट में क्या होगा, बटा होगा। जो और उसका जो हेड होगा वो यूनियन होगा, है ना, यूनियन के तरफ से होगा। इतना समझ आया। तो 2 टर्म होता है, एक यूनियन होता है और एक फेडरेशन होता है, ठीक है। चलिए, फेडरल फीचर होता है जिसमें 2 गवर्नमेंट होगा, है ना। फेडरल फीचर में 2 गवर्नमेंट जैसे बताया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। डिवीज़न ऑफ पावर होगा, पावर का डिवीज़न होगा, है ना। जैसे कि स्टेट बना दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पावर सेंट्रल ही ले रहे हैं, स्टेट बस नॉमिनेशन एज अ नाम मात्र का ही काम कर रहे हैं, है ना। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा फेडरल फीचर, ये बोलते हैं रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल इंडिया में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। बाई कैमरलिज्म होगा, है ना, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी होगा, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीमेसी होगा, ना कि कोई राजा या फिर किसी इलाइट पीपल का यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक हो गया जो फेडरल स्ट्रक्चर। एक होता है यूनिटरी फीचर। यूनिटरी फीचर का मतलब ये होता है कि जितना भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है,
जो भी कंट्रोल करना है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा और स्टेट गवर्नमेंट उस रेस्पेक्ट में कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो यूनिटरी फीचर है उसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक ही तो गवर्नमेंट है और वो कौन सा गवर्नमेंट है? सेंट्रली गवर्नमेंट है, तो उसी के पास स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलेगा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी रहेगा और इमरजेंसी प्रोविज़न ये भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, इतना समझ आया फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायसेस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, इसको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं जो है रिजिडिटी होगा और फ्लेक्सिबिलिटी होगा। रिजिडिटी मतलब क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर टाइम पड़े तो उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, बहुत रिजिडिटी है। ठीक है, और वही अगला एंगल है कि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे कि रिजिडिटी में एग्जांपल आता है यूएसए का, फ्लेक्सिबल आता है यूके का। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, पार्लियामेंट्री है ना, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। चलो आगे देखते हैं। फिर इंटीग्रेटेड होगा एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा। इसको पहले ही बता चुके हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब क्या है ना, अगर गवर्नमेंट अगर कुछ भी रूल्स बना रहा है तो वह रूल्स सही हैं, है ना, सही है कि गलत है, या फिर जो पीपल के एस्पेक्ट में ये रूल काम आएगा कि नहीं आएगा, है ना, इसको चेक करने के लिए एक जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है कि अपेक्स है, इंश्योर करता है फंडामेंटल राइट्स को, और कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियनशिप होता है। फिर सिंगल जुडिशियल सिस्टम जो इन्फोर्स करेगा बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल में और स्टेट लॉ में। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। जो वोटिंग एज पहले कितना था? पहले 21 था, है ना, तो इसको 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1989 है, इसको लोअर कर दिया गया है, 21 से 18 किया है ना, बेसिस ऑफ इलेक्शन। तो इसको याद रखें। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि एक एज के बाद सबको समान अधिकार हैं, चाहे वे पुअर हो, चाहे इलाइट पीपल हो, चाहे इन्फ्लुएंशियल पीपल हो, सबको ये राइट है एक एज के बाद। जैसे यहाँ पे 18 है कि सब इक्वली इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शन में वोट डालने जा सकते हैं और सबका वोट जो है वह इक्वल होगा। ठीक है, न कि इलाइट पीपल का ज़्यादा वेटेज है और पुअर का जो है कम वेटेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। तो इंडिया जो है इसे पढ़ चुके हैं कि लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड का। अमेंडमेंट का मतलब क्या है? अमेंडमेंट का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर टाइम के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं या कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो रहा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फेडरलिज्म वही इसको पढ़ चुके हैं, है ना। फेडरेशन जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, लोकल बॉडीज़ होगा। ठीक है, ये फेडरलिज्म इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दो कॉन्सेप्ट आता है, एक होता है या तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बन तो गया, तो एक टाइप होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, रिटेन होने वाला है। रिटेन हो सकता है या फिर अनरिटेन हो सकता है। ठीक है, तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा कि कंपाइल होगा, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में होगा, है ना, फॉर्म बाय फ्यू मेंबर्स। लेकिन जो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या है, स्ट्रक्चरल में नहीं हो सकता, है ना, फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्योंकि जब लिख रहे हो तो हर चीज़ क्या है, एक स्ट्रक्चरल में ही होगा, है ना। और इसमें अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड है, नॉट इजी टू अमेंड। तो जब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे हो तो उसको अमेंड अगर करना चाहो तो इजी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। जब चाहे उसको क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, इजी। एग्जाम्पल याद रख लेना कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है और अनरिटेन जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है वो यूके का आता है यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक है, अब कुछ पीपल हैं उन्होंने क्या है कि जो फेडरलिज्म है, इंडियन फेडरलिज्म है, उसमें कुछ कमेंट किए हैं। जैसे कि क्वासी फेडरल बताया, कौन बताया? बाई केसी वियर ने, है ना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन्होंने बताया। फिर बार्गेनिंग फेडरलिज्म मैरिसिस जोन्स बताया। तो इसको थोड़ा याद रख लेना वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो फीचर है
है वह है सेकुलरिज्म का फीचर। सेकुलरिज्म का जो फीचर ये बोलते हैं कि जो स्टेट होगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट हो गया, उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, नो रिलीजन, है ना, कुछ रिलीजन नहीं होगा, उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, और न ही किसी वन पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि सेकुलर स्टेट इज अ वन विच दैट स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन इन स्टेट रिलीजन। ठीक है, तो ये जैसे कि ये 2 टाइप का बोल सकते हैं सेकुलरिज्म को। एक होता है निगेटिव, है ना, जिसमें से स्टेट जो है इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी रीजन में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि बोल सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए का। सेम पॉजिटिव सेकुलरिज्म होता है जिसमें से स्टेट जो है क्या है, इन्वॉल्व है, रिलीजन मैटर में क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इंडिया का। ठीक है, सेकुलरिज्म एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। ठीक है, इतना तो पढ़े। अब क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अब हम लोग बोलते हैं कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, इजी टू अंडरस्टैंड। इन्होंने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किए हैं और उस पार्ट्स का नाम दिया गया है। जैसे कि पहला पार्ट में क्या है कि उसका नाम जो है सब्जेक्ट रखा गया है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर करता है, 1 to 4, है ना, आर्टिकल 1 से 4 आर्टिकल तक इसको कवर करते हैं। जो पार्ट सेकंड है वो है पूरा प्योरली सिटीजनशिप के ऊपर है, जो कवर करते हैं आर्टिकल 5 to 11। सेम जो पार्ट है थर्ड है, उसमें फंडामेंटल राइट आते हैं, कवर करते हैं 12 to 35 ये हैं। फिर आर्टिकल 4 हैं, 5A हैं, 5th हैं। तो इसको क्या है, एक स्टैटिक पोर्शन है, इसको जस्ट एक बार रीड करना है और पढ़ना है। ठीक है, ये रहा ये पूरा इसका आर्टिकल जो पार्ट्स हैं इसका। ठीक है, अब देखते हैं अपने को शेड्यूल पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल कितने शेड्यूल में जो इसको डिवाइड किया है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जो शेड्यूल में तोड़ा गया है ना, जो डिवाइड किया हुआ है 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल तक तो इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में जस्ट लिस्ट है स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरी अलॉन्ग विथ देयर टेरिटरी, है ना, जितना भी उसका टेरिटरी है वो क्या है, और जिसका लिस्ट है स्टेट्स का यूनियन टेरिटरी का पूरा फर्स्ट लिस्ट में है उसका डिस्क्रिप्शन। सेकंड शेड्यूल में क्या होगा कि प्रोविज़न है एमोलूमेंट का, अलाउंसेस का, प्रिविलेजेस का, किसका, जो हाई ऑफिसर्स जिसमें पोस्ट है ना उसका, जिसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नर हो गया, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हो गया, लोकसभा का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन हो गया, राज्यसभा का, है ना, जजेस हो गया, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल हो गया। इन सब का जो जितना भी हाई पोस्ट है उसमें जितना भी उसको अलाउंसेस मिलना है, जितना भी प्रिविलेजेस मिलना है, वो सब सेकेंड शेड्यूल में ऐड किए गए हैं। ठीक है, अगला थर्ड शेड्यूल को देखते हैं। थर्ड शेड्यूल है, इसमें ओथ और अफर्मेशन का बात किया गया है कि कोई भी मिनिस्टर्स होगा हाई पोस्ट में जो जा रहे हैं, जैसे कि CGI हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट का जजेस हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, उसको ओथ और अफर्मेशन देना है। एक किसमें इंक्लूड है, थर्ड शेड्यूल में इसको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आता है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में सीट अलोकेशन किया फॉर राज्यसभा के लिए, जो राज्यसभा में मेंबर्स जाएंगे जितना भी स्टेट्स हैं, है ना, तो उसको फोर्थ शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। फिफ्थ शेड्यूल आते हैं, तो फिफ्थ शेड्यूल में जो है एडमिनिस्ट्रेशन का बात किया, कहाँ, शेड्यूल एरिया का, इन सर्टेन स्टेट, हर स्टेट में नहीं, कुछ स्टेट ऐसे जहाँ पे शेड्यूल एरिया है वहाँ पे कैसा उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इकोनॉमिकल चाहे सोसाइटल होगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में फिफ्थ शेड्यूल में बात किया गया है। सिक्स शेड्यूल जो है डील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे ट्राइबल एरिया में ये 4 स्टेट को बस याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो सिक्स शेड्यूल है यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन ही होगा ट्राइबल एरिया का, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इस 4 स्टेट को अपने को याद लेके चलना है ना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सेवेंथ शेड्यूल में जो बात की है वह 3 लिस्ट का बात किए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब जिसमें केवल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा जो कि सेंट्रल बनाएगा, जैसे कि डिफेंस का हो गया, फॉरेन अफेयर्स का हो गया। सेम स्टेट लिस्ट हो गया जिसमें से लोकल सब्जेक्ट बनाएगा, चाहे पुलिस का हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, इसको, ठीक है। फिर कंकरेंट लिस्ट आ जाता है जिसमें से जॉइंट दोनों, सेंट्रल और स्टेट दोनों बना सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए एजुकेशन हो गया।
फिर 8th शेड्यूल में आते हैं। 8th शेड्यूल में क्या है, रिकॉग्नाइज किया गया है लैंग्वेजेस को। ओरिजिनली कितना था, ओरिजिनली 14 लैंग्वेज था, है ना। अभी कितना है, 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया है, तो इसको थोड़ा याद रखना है। फिर 9th शेड्यूल आते हैं। 9th शेड्यूल में जो है लैंड रिफॉर्म से ही बात किया है, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, इस रेस्पेक्ट में इसको बात किया गया। फिर 10th शेड्यूल है जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के रेस्पेक्ट में बात की है, और 11th शेड्यूल जिसमें पंचायती राज जो रूरल का होगा, और 12th शेड्यूल जिससे पंचायती राज अर्बन का होगा, है ना। इसको लाया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, इसको ऐड किया गया था। ठीक है, इतना समझ आया। तो ये था। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट तो बना है, लेकिन उसका ऑर्डर भी होगा कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट किसका है, उसके बाद नीचे कौन है, फिर उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो माना जाता है इंडिया में, प्रेसिडेंट का सबसे हाई है, सेकंड पोजीशन में वाइस प्रेसिडेंट है, थर्ड में प्राइम मिनिस्टर है, फोर्थ में गवर्नर होगा स्टेट का, है ना। उसके बाद ये 5th के बाद 6 हैं, 7th है ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस होगा, स्पीकर होगा, है ना। ये कहाँ तक चला जाएगा पूरा, मतलब इस चीज़ को अपने को पोस्ट को इज़ अ नॉलेज, इसको याद रखना है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस तरीके से इसको बनाना है। अच्छा, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था उसमें फ्लेक्सिबिलिटी डाले थे, है ना। क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे रिक्वायर होगा उस तरीके से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है तो इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकते हैं कोई भी हाउस से, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, है ना। कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाई मिनिस्टर हो सकते हैं या फिर प्राइवेट मेंबर हो सकते हैं। मिनिस्टर जो कि इलेक्टेड है ये तो हैं, प्राइवेट मेंबर किसको बोलते हैं, जो कि अपोजिशन का मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अपोजिट मिनिस्टर उसको प्राइवेट मिनिस्टर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट डू सो, है ना, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे इंडिया होल के लिए है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एज अ होल के लिए है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है वे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं प्रेसिडेंट रोल का अगर बात करेंगे तो कोई परमिशन इसके लिए रिक्वायर नहीं होता इंट्रोड्यूस करने के लिए। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो इसके लिए, है ना, कोई जो प्रेसिडेंट है उसका अप्रूवल यहाँ पे रिक्वायर नहीं होता है ना। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंज टू द नेशन फंडामेंटल लॉ, सुप्रीम लॉ जो है यही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं तो, लेकिन इट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल 368 में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर लाए कहाँ से थे, केशवानंद भारती केस, याद है केशवानंद जो भारती केस हैं वहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन किए थे। और ये भी याद रखना है जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे लिखा नहीं है, ये एक जुडिशियल प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जजमेंट में, है ना, जैसे भी उसको जजमेंट आता है उस तरीके से इसको इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन आइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड, है ना, साइंथेसिस है, बोथ हैं। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट करोगे वो फ्लेक्सिबल भी है और कहीं रिजिड भी है। तो याद रखना ये आर्टिकल 368 है, इसमें ही लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट लाना है उसका प्रोसीजर कैसे है। ठीक है, चलें और आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर अमेंडमेंट करोगे तो इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, है ना भाई, क्योंकि खुद सोचो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर रहे हो तो उसको सिंपल मेजोरिटी से तो नहीं कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि 50% जो है टोटल मेंबरशिप है, मतलब 50% टोटल मेंबरशिप होना चाहिए, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को तो 2/3 ऑफ द मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए और उसका वोटिंग होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी में। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए, बोथ हाउस को यहाँ पर पास करना होगा, है ना, लोकसभा भी है अपने पास, राज्यसभा भी है, तो दोनों हाउस को अगर अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, दोनों हाउस को पास करना कंपलसरी है। और इसके लिए ये भी याद रखें कि कोई ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है यहाँ पर। अगर डिसएग्रीमेंट होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में तो इसके लिए कोई ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविज़न नहीं है, किसमें, अमेंडमेंट के लिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंडमेंट कर रहे हो तो।
इसमें 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऑब्लिगेटरी है कि प्रेसिडेंट को, यहाँ पे वो आएगा ना, ऑब्लिगेटरी है, प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी है कि इसको एसेंट देना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं एसेंट के लिए, है ना, उसका एसेंट के लिए, उसका सिग्नेचर के लिए जा रहे हैं, तो उसको एसेंट देना कंपलसरी है। अगर और कुछ ऑर्डिनरी बिल जैसे हो गया तो उसके पास 3 ऑप्शन है, उसको पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, या तो एसेंट दे सकता है, या फिर उसको विथहोल्ड कर सकता है ना, या फिर उसको रिटर्न कर सकता है। ये 3 जो हैं प्रेसिडेंट के पास पावर है। लेकिन जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गया तो उसको एसेंट देना कंपलसरी होता है यहाँ पे, है ना। ही नाइदर विथहोल्ड हिज एसेंट नॉट बिल रिटर्न, या तो न तो वो तो विथहोल्ड कर सकते हैं अपने पास, नहीं उसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। क्या पढ़े? बेसिक स्ट्रक्चर। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर एक फंडामेंटल, क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल इनकम्पासेस हैं, एक बेसिक्स हैं, एक कोर वैल्यूज़ हैं। इसके बिना अगर बात करोगे तो लाइफ मतलब पॉसिबल नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। एक फंडामेंटल बेसिक्स है, इस चीज़ को याद रखना। न ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन हुआ है ना, और न ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया है। ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, इसको याद रखना, एक इवॉल्विंग प्रोसेस है बस। लेकिन हर जो प्रोविज़न है उसको हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्ट्राइन है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक अपने को याद रखना है। अब देखो यहाँ पे तो जो बेसिक स्ट्रक्चर आया तो इसका जो केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसको समझ लेना है कैसे इवॉल्व हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस रिस्पेक्ट से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो पहला शंकरी प्रसाद केस है। शंकरी प्रसाद केस तो पढ़ोगे, साथ में इसका एक ईयर को भी याद रख लेना, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड पैटर्न है ना उसमें ईयर बेस्ड क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो शंकरी प्रसाद केस है, इसमें 1951 का है। ये है, इसमें क्या बोला है कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, है ना। यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट भी याद रखना है अपने को, एग्जाम में आता है। इन्होंने बोला है कि फंडामेंटल राइट है, इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 इंक्लूड क्या? ओनली ऑर्डिनरी लॉ एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ। अमेंडिंग ए ब्रिज फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी वॉइड अंडर आर्टिकल 13, ठीक है। चलिए सेकेंड आते हैं गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस का कौन सा है? 1967 का है। इसमें क्या बोला है कि फंडामेंटल राइट आर ट्रांसजेंडर एंड इम्यूटेबल है, मतलब पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज या टेक अवे फंडामेंटल राइट को। शंकरी प्रसाद केस में क्या बोला है कि फंडामेंटल राइट को हम लोग क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। लेकिन वही गोलकनाथ केस है, इसका अपोजिट बोल रहा है ना, कि जो फंडामेंटल राइट है उसको हम लोग अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ये तो हो गया अपोजिट। फिर केशवानंदा भारती केस जो 1973 का है, 97, ये एक इम्पॉर्टेंट है। यहीं से एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसको लेट डाउन किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ओवररूल इट्स जजमेंट ऑन गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस क्या बोला था? यहाँ पे लिखा है देखो कि पार्लियामेंट जो है कैन नॉट एब्रिज या टेक अवे फंडामेंटल राइट, एनी फंडामेंटल राइट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ओवररूल किया इट्स जजमेंट इन गोलकनाथ केस में, और उन्होंने बोला है अपहेल्ड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। और यहीं से केशवानंदा भारती केस से जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है इसको लेट डाउन किया गया था। और पार्लियामेंट, इन्होंने भी बोला है कि पार्लियामेंट जो है कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर इसको अल्टर नहीं कर सकते हैं। फिर इंदिरा नेहरू गांधी केस आया था 1975 का। इन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू को ही एक बेसिक, देखो यहाँ पे क्या है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सा एलिमेंट है ये भी डिफाइन नहीं है। तो कैसे डिफाइन होता है? जैसे जजमेंट आते जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, वहीं से वो डिफाइन करते चले जाते हैं कि जो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, जो ये वर्ड है या पर्टिकुलर टॉपिक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये इवॉल्विंग प्रोसेस जो पढ़े हैं वो इस तरीके से इसका लेड आउट होता है। तो जो इंदिरा नेहरू गांधी केस है ना, इंदिरा नेहरू गांधी केस जो है 1975 का, इसमें ये भी बोले कि जुडिशियल जो रिव्यू है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब देखो एल चंद्र कुमार एंड द यूनियन ऑफ इंडिया केस है 1997 का। इन्होंने बोला है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें बोला है कि जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का, इंडिपेंडेंस, वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसके बाद IR कोल्हो VS स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का केस है 2007 का। इसमें क्या बोला है कि SC रूल क्या है दैट ऑल लॉज इंक्लूडिंग दोस इन द 9th शेड्यूल वुड बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू इफ दे
वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो IR को इन्होंने इस चीज़ को बोला है। ठीक है, इतना समझ आया है। ये तो कुछ केस था, जितना भी यहाँ पे जो स्लाइड में है ये पूरे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो इसको एक बार गो थ्रू करना है, इसको याद रखने का ट्राई करना है। अगला है KS पुत्तस्वामी केस है, जो 2017 में ये केस हुआ। इन्होंने क्या बोला है कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट बताया यहाँ पे, और अफर्मिंग इट एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट ऑफ प्राइवेसी जो है ना, राइट है किसका? प्राइवेसी का। अपना प्राइवेसी है, अपना डाटा जो है किसी को फॉरवर्ड ना हो, ये सब जितना भी प्राइवेसी के अंदर आता है ये सब को बताया गया है कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का इसको भी पार्ट बताया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको एक बार गो थ्रू करना है, एक बार रीड करना है इसको। ठीक है, चाहे सेपरेशन ऑफ पावर हो, स्टेट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का हो, सोवरेन हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो, बैलेंस जो फंडामेंटल राइट और DPSP हो, पावर हो गया हाई कोर्ट का, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, चाहे एक्सेस हो गया, जस्टिस हो गया, फेडरल कैरेक्टर है ना, सेकुलर कैरेक्टर, वेलफेयर स्टेट, यूनिटरी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू। तो ये सब जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब एज अ पार्ट है किसका? बेसिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो इतना समझ आया। ठीक है, इस स्लाइड का जो PDF है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ही क्लास अपलोड होता है उसके बाद प्रैक्टिस सीट मिलेगा, है ना, इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सीट मिलेगा, वो भी इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।